आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। 190 से ज्यादा ममालिक के रहनुमा और टेक्नोलॉजीज के माहिरीन करेंगे शिरकत। कोलकाता में अभया को इंसाफ दिलाने के लिए मुल्क भर के जूनियर डॉक्टर हुए मुत्तहद। डॉक्टरों ने आज ओपीडी और गैर जरूरी खदमात से दूर रहने का किया फैसला। आईएमए ने भी दिन भर की भूख हड़ताल का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम समाअत। वक्फ बिल पर जेपीसी की मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ इमलाक को गज़्ब करने का लगाया इल्जाम। आज भी मीटिंग में हंगामा आराई के इम्कानात। बढ़ते हुए सिफारती तात्तुल की वजह से भारत ने कनाडा के 6 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया। कनाडा से अपने हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों को तलब किया। ट्रूडो ने कहा कि भारत के साथ सिफारती तात्तुल नहीं चाहता है भारत। शूटिंग आलमी का फाइनल आज से दिल्ली में शुरू। मरकजी वजीर खेल ने मुकाबले का किया इफ्तिताह। 37 ममालिक के 131 सीनियर शूटर्स हिस्सा ले रहे हैं। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर, और हेडलाइंस के बाद अब बात करते हैं खबरों पर तफसील से नज़र डाल लेते हैं। जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में आलमी टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का इफ्तिताह करेंगे। ये आलमी इवेंट 3000 से ज़्यादा टेलीकॉम और टेक्नोलॉजीज लीडरों को इकट्ठा करेगी और इससे भारत डिजिटल कम्युनिकेशंस और टेक्नोलॉजीज के मुस्तकबिल को तश्कील देने में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकेगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां कोलकाता में डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत करेगा। सीबीआई को इस मामले में तहकीकात की पेशरफ्त के बारे में अदालत में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करेगी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने सीबीआई से पूछा था कि वो कौन लोग हैं कि जो माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के तहत हैं और अभी तक अस्पताल में काम कर रहे हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक नेशनल टास्क फोर्स को भी अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश करनी है। एनटीएफ को तिब्बी पेशेवर अफराद के लिए हिफाजती इक़दामात के हवाले से अपनी तजावीज़ देना होंगी। और बिहार में भी आज तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान रियासत भर में ओपीडी और मामूल की सर्जरी बंद रहेंगी। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज बहाल की जाएंगी। आईएमए की तरफ से बुलाई गई इस हड़ताल के दौरान बिहार के तमाम बड़े अस्पतालों के डॉक्टर शाम 6 बजे तक अपनी खदमात नहीं देंगे। आईएमए बिहार की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि वो मगरबी बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ हैं। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी में काम करने वाले तमाम डॉक्टर्स सिया पट्टियां बांधेंगे। दरअसल कोलकाता वाक़े के इंसाफ के लिए भूख हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टरों की तबीयत खराब होने के बाद मुल्क भर के डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप और कत्ल केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। मगरबी बंगाल के जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल आज 11वें दिन भी जारी है। इस दौरान एक और डॉक्टर की तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे 5 डॉक्टरों की सेहत अब तक बिगड़ चुकी है और उनकी हिमायत में मुल्क भर में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज ओपीडी और गैर जरूरी खदमात से दूर रहने का फैसला किया है। आईएमए के जूनियर डॉक्टर भी उनकी हिमायत में आगे आए हैं और मुल्क भर के जूनियर डॉक्टर आज दिन भर भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी तलबा की हिमायत में मुजाहिरे करेगी और इन तमाम मसाइल पर आईएमए ने आज दोपहर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। ममता हुकूमत और जूनियर डॉक्टरों के दरमियान तात्तुल जारी है। बातचीत से कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इतवार को बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स
को लिखे गए खत में उनसे 5 अक्टूबर को मुजव्वज़ा एहतजाज वापस लेने की दरख्वास्त की गई और कहा गया कि रियासती हुकूमत दुर्गा पूजा कार्निवल का इनेकाद करेगी और इसी दिन पीर को डॉक्टरों और चीफ सेक्रेटरी के दरमियान मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए। अपने ईमेल में चीफ सेक्रेटरी ने JPD पर जोर दिया है कि वो जूनियर डॉक्टरों को मशवरा दें कि वो उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के मफाद में मौत तक का अनशन खत्म करें। एक बयान में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी रियासती हुकूमत के इस नाजुक वक्त में कार्निवल मुनक़िद करने के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के अलजायर दौरे का आज आखिरी दिन है। सदर जमहूरिया आज कई अहम प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। वो अलजायर की आला तालीम की वजीर और साइंसी तहकीक के साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी पूल इवेंट से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समंदरी पानी को साफ करने के मंसूबे और रोमन खंडरात यानी कि रोम के दुनिया के मशहूर खंडरात का दौरा करेंगी और इसके अलावा वो टीपाजा के गवर्नर से भी ज़ोहराने में भी शिरकत करेंगी। वो मसीही मकबरे का दौरा भी करेंगी और पौधा भी लगाएंगी। वो दौरे के ख़त्म पर अलजायर के वज़ीर आज़म की तरफ से दिए गए इशाइये में भी शिरकत करेंगी। और इसके अलावा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अलजायर की काउंसिल ऑफ द नेशन के चेयरमैन ला गोडजिल से मुलाकात की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 3 अफ्रीकी ममालिक के दौरे के पहले मरहले में अलजायर के दौरे पर हैं। दाखिला और ताउन के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में 76 RR 2023 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ट्रेनी अफसरान वजीर दाखिला के साथ अपने तरबियती तजर्बात का इश्तराक करेंगे। मीटिंग के दौरान प्रोबेशनरी अफसरान मुल्क की दाखिली सलामती से मुतालिक चैलेंजेस से निपटने के लिए वजीर दाखिला से रहनुमाई भी हासिल करेंगे। 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म को पूरा करने में नौजवान पुलिस अफसरान का अहम रोल है। आपको बताते चलें कि इंडियन पुलिस सर्विस 2023 बैच में कुल 188 अफसर ट्रेनी बशमूल 54 खवातीन अफसरान ने बुनियादी कोर्स ट्रेनिंग फेज 1 मुकम्मल कर लिया है। दिल्ली में मुख्तलिफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPFs और मरकजी पुलिस तंजीमों के CPOS के साथ 2 हफ्तों की तरबियत के बाद IPS ट्रेनी अफसरान अपने अपने कैडर में 29 हफ्तों की जिलाई सतह पर अमली तरबियत से गुजरेंगे। वक्फ बिल पर JPC की मीटिंग आज दूसरे दिन भी होगी। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर JPC की मीटिंग पार्लियामेंट हाउस के अहाते में हुई। मीटिंग में जमीयत उलेमाए हिंद के नुमाइंदों ने अपनी तजवीज़ पेश की। सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय ने भी वक्फ बिल से मुतालिक कमेटी को अपनी तजवीज़ दी। इस दौरान मीटिंग में उस वक्त शदीद हंगामा आराई हुई कि जब अपोजिशन अरकान असेंबली ने मीटिंग का बाइकआउट किया। ज़राए के मुताबिक कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन अनवर मणिपाडी ने कर्नाटक हुकूमत और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर इल्जामात लगाए कि जिसके बाद अपोजिशन अरकान ने मीटिंग का बाइकआउट किया। मणिपाडी ने कहा है कि कर्नाटक हुकूमत और मल्लिकार्जुन खड़गे पर इल्जामात लगाए। ज़राए के मुताबिक कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन अनवर मणिपाडी ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कर्नाटक में वक्फ इमलाक के इंतजाम में संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि वक्फ अराजी इंतजामिया के तहत एक बहुत बड़ा अराजी घपला हो रहा है और इसके अलावा उन्होंने सरकारी अफसरान और सियासी लीडरों पर उंगलियां उठाईं। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस लीडरों पर वक्फ इमलाक के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने इन इल्जामात को सियासी करार दिया। और आगे बढ़ते हैं, जब आपको बता दें कि चेन्नई में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह से दरहम बरहम हो गई है और इसी सिलसिले में तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने बारिश के बाद चेन्नई में पल्लीकरनाई और कोलम्बक्कम के दरमियान वाक़ नारायणपुरा झील इलाके का मुआयना किया। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने चेन्नई में 17 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और जाइडस लाइफ साइंसेस ने सिकल सेल की बीमारी के मरीजों में डिसिडुस्टेंट दवा का फेज 2 ट्रायल शुरू किया है। ये सिकल सेल की बीमारी के लिए नए इलाज की जानिब एक अहम कदम है। ये ट्रायल डिसिडुस्टेंट की
तासुर का जायजा लेगा। सिकल सेल की बीमारी भारत के लिए सेहत आमा का एक बड़ा मसला है, जिससे दुनिया भर में तकरीबन 20 मिलियन लोग मरीज हैं। डिसिडुस्टेट एक नई दवा है जो सिकल सेल की बीमारी के इलाज में मदद करेगी और अभी महज इसका आगे बढ़ते हैं, जहां बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान अफरा तफरी के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। ताहम एहतियाती तदाबीर के तौर पर इंटरनेट खदमात बंद कर दी गई हैं। योगी हुकूमत ने शरपसंदों से निपटने के लिए हर गोशे पर भारी फोर्सेस तैनात कर दी हैं। पुलिस का गश्त मुसलसल जारी है और इससे पहले कल तक तशद्दुद में अपनी जान गंवाने वाले नौजवान के अहले खाना इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे, लेकिन मकामी MLAs की यकीन दहानी के बाद अब वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुतासरा खानदान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में आलमी टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का इफ्तिताह करेंगे। ये आलमी इवेंट 3000 से ज्यादा टेलीकॉम और टेक्नोलॉजीज लीडरों को इकट्ठा करेगी और इससे भारत डिजिटल कम्युनिकेशंस और टेक्नोलॉजीज के मुस्तकबिल को तश्कील देने में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकेगा। भारत टेलीकम्युनिकेशन के मैदान में सबसे अहम आलमी प्रोग्रामों में से एक वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की मेजबानी के लिए तैयार है। ये बावकार तकरीब नई दिल्ली में 15 से 24 अक्टूबर तक मुनक़िद होगी और इसमें 190 से ज़ायद मुमालिक के 3000 सनती रहनुमा, पॉलिसी साज और टेक्नोलॉजीज के माहिरीन शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। WTSA एक बहुत बड़ा इवेंट है, साल में 4 साल में एक बार होता है। पहली बार एशिया पैसिफिक में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले कहा था 6G कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया में होगा और उसी का ये एफर्ट का रिजल्ट है कि आज इतना बड़ा एक इवेंट इंडिया में हो रहा है। भारत मंडपम में लगभग 3000 से ज़्यादा लोग विश्व भर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। 160 कंट्रीज़ के लोग लगभग यहाँ पर आए हुए हैं। कई सारे मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं, एकेडमिशियंस, विजनरी लीडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, सभी लोगों का ये एक समागम है यहाँ पर। भारत के टेलीकम्युनिकेशन के महकमे के ताउन से मुनक़िद की जा रही ये तकरीब पहली बार एशिया पैसिफिक खित्ते में आलमी टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का इनेकाद है। इसमें हम लोग आगे की जो तकनीक टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में विचार कर उनके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि भारत इस रेस में आगे हो। जैसे हम लोगों ने 4G में अपना स्टैक डेवलप किया, 5G भी हम अपना करके अब डिप्लॉय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा 22 महीने में हमने इसको इस्टेब्लिश किया और अब 6G में भी यही कामयाबी हमें हासिल हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आलमी टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली भारत के स्टार्टअप्स और तहकीकी इदारों को दानिशवराना इमलाक के हुकूक और मयारी जरूरी पेटेंट तैयार करने में पेचीदा मसाइल को समझने का मौका भी फराहम करती है। इवेंट के दौरान आलमी रहनुमा और टेक्नोलॉजीज के माहिरीन 6G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजीज जैसे शोबों में टेक्नोलॉजीज के मयारात के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए ताउन करेंगे, जो हमारे डिजिटल मुस्तकबिल को आगे ले जाने में मदद करेगा। हमारा भविष्य डिजिटल है और आज उन मानकों को तैयार कर रहे हैं जो हमारे डिजिटल जीवन को आगे आकार देंगे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ उत्तम, मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से इस्लामाबाद के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे और इस दौरान वजीर ख़ारजा SCO इजलास में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद पहुंचने के फौरन बाद जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दी गई इस्तकबालिया ज़ियाफ़त में शिरकत करेंगे। तकरीबन 9 साल बाद ये पहला मौका है कि जब भारत के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। भारत ने कनाडाई हुकूमत की जानिब से एक केस की तहकीकात के नाम पर भारतीय सिफारतकारों को निशाना बनाने की कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है और सख्त फैसला
लिया है। भारत ने न सिर्फ ट्रूडो हुकूमत के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, बल्कि सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कनाडा से अपने हाई कमिश्नर्स और सिफारतकारों को वापस बुलाने का ऐलान भी किया। और इसके अलावा भारत ने इंचार्ज हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारतकारों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। कल देर शब कनाडा के चार्ज डी अफेयर को वजारत खारजा में तलब किया गया। उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों समेत एहलकारों को निशाना बनाना मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। भारत ने कनाडा हुकूमत के उन दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि जिसमें कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर और कुछ दीगर सिफारतकारों से तफ्तीश की जा रही है। वजारत खारजा ने कहा है कि ये कनाडा की ट्रूडो हुकूमत की वोट बैंक की सियासत का एजेंडा है। वजारत ने कहा कि तहकीकात के नाम पर सियासी फायदे के लिए भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वजारत खारजा ने कहा कि कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा का 36 साल पर मबनी शानदार करियर रहा है और वो सीनियर सिफारतकारों में से एक हैं। ऐसे में कनाडाई हुकूमत की जानिब से उन पर आयद इल्जामात मज़ाहिया खेज हैं। भारत ने कहा है कि उसके सिफारतकारों की सलामती से मुताल्लिक कनाडाई हुकूमत पर एतमाद नहीं किया जा सकता और इसका जवाब देते हुए कनाडाई वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और भारत के अवाम से अवाम के ताल्लुकात, तिजारत और कारोबार में जुड़ी एक तवील तारीख है। वहीं कनाडा ने कहा है कि वो भारत के साथ किसी किस्म का सिफारती तनाज़े में उलझना नहीं चाहता है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल देते हैं। बता दें कि आपको SCO का इजलास इस्लामाबाद में चल रहा है और उसी हवाले से वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो इस्लामाबाद के दौरे पर हैं और शहबाज शरीफ के इशाइये में वो शिरकत करेंगे। जयशंकर ने ये बयान जारी किया है। वज़ीर ख़ारजा SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान में हैं, इस दौरान ना वो दो तरफ़ा मसाइल उठाएंगे और ना ही इसके अलावा और कोई बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली की नई जो वज़ीर आला बनी हैं आतिशी, उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली की वज़ीर आला की मुलाकात में मरकज़ और दिल्ली सरकार के दरमियान अपनी राजधानी की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की मुंतज़िर हैं। ये बात आतिशी ने वज़ीर आज़म के मुलाकात के बाद कही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखों पर पाबंदी लगा दी है और इसकी फ़रोख्त, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। ऑनलाइन फ़रोख्त पर भी बंदिश लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं, जहां अफ़गानिस्तान से यहाँ पर एक ख़बर है कि अफ़गानिस्तान में आपको बता दें कि अब जो तस्वीरें जानदार हैं उनके नशरियात पर भी यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है। अफ़गान तालिबान का मीडिया पर जानदार की तस्वीर पर पाबंदी के निफाज का अहद, ये सुर्खी यहाँ पर लगी है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद बैनुल-अक़वामी ख़बरें भी जान लेते हैं। जहाँ मिस्र में काहिरा को बहिरा अहमर के साहिल से मिलाने वाली हाईवे पर पीर को एक खौफनाक सड़क हादसे में कम 12 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक हादसा ड्राइवर के बस पर से कंट्रोल खोने के बाइस पेश आया। वज़ारत सेहत ने कहा है कि हादसे की इत्तला मिलने के बाद 28 एम्बुलेंस जाए वक़ूफ़ पर। बस में गलाला यूनिवर्सिटी के तलबा सवार थे। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में समंदरी तूफान मिल्टन के बाद रियासत के कई रिहायशी बिजली और पानी के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले तूफान के बाद रियासती हुकूमत और मकामी अफराद ने अब इस तूफान के बगैर तामीर नौ का काम शुरू कर दिया है। मकामी रिहायशों के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग में 103 सालों में से ये सबसे तेज़ हवा थी और इस इलाके के लोगों को मुसलसल तीसरे तूफान का सामना है। इस तूफान से मुतासिर होने वाले लोग अपने घरों को दोबारा बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मरकजी वजीर खेल ने पीर को ISSF वर्ल्ड कप फाइनल का इफ्तिताह किया। मुकाबले आज से शुरू होंगे। शूटिंग का ये शानदार मुकाबला दिल्ली में मुनक़िद किया जा रहा है। इस मुकाबले में 37 ममालिक के 131 तजुर्बेकार निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं।
और हुकूमत की तमाम कोशिशें मुल्क में खेलों के फ़रोग के लिए जारी हैं। इस तनाजुर में वज़ारत खेल ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का मुसव्वदा अवाम के सामने रखा है और तमाम स्टेक होल्डर्स और आम लोगों से तजवीज़ तलब की हैं। अवाम और स्टेक होल्डर्स 25 अक्टूबर तक अपनी तजवीज़ वज़ारत को ईमेल कर सकते हैं। वहीं खवातीन T20 क्रिकेट आलमी कप 2024 में कल खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए जगह बना ली है और इसके अलावा भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। आलमी गेमिंग इंडस्ट्री की मालियत तकरीबन $3 बिलियन है, जिसमें इस वक्त भारत का हिस्सा सिर्फ 1% है, लेकिन इस दहाई के आखिर तक भारत 40% मार्केट पर कब्जा कर सकता है। दिल्ली में मुनाकिद US इंडिया लीडरशिप समिट में डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो के साथ खुसूसी बातचीत की विंसो के शरीक बानी ने और कहा है कि भारत के लिए आसमान को छूने का ये सुनहरी मौका है। गेमिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें इंडियन कंपनीज अपना इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती हैं। प्रधानमंत्री ने इसके लिए क्लैरियन कॉल भी दिया। मेरे साथ है पवन नंदा जो को फाउंडर है विंसो के और हम हैं इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम पे। पवन, प्रधानमंत्री ने कहा और आपने उसमें एक्टिवली अपना रोल निभाना शुरू कर दिया। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये? अभी आज की डेट में ग्लोबली $300 बिलियन की इंडस्ट्री है गेमिंग ग्लोबली, जिसमें इंडिया का शेयर सिर्फ $3 बिलियन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। बट अगर देखा जाए तो रफली 20% ऑफ गेमर्स ग्लोबली कम फ्रॉम इंडिया। तो अगर हम ट्रांसलेट कर दें इनटू वैल्यू तो रफली हम $60 बिलियन की इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर कमिंग ईयर्स। जब हम कमिंग ईयर्स की बात करते हैं तो कितने साल में हम बन सकते हैं? विद इन दिस डेकेड बाय 2030 वी कैन बी ए $60 बिलियन इंडस्ट्री। $60 बिलियन इंडस्ट्री इसी डेकेड के अंदर। और जब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो उसमें ये गेमिंग इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? सो रफली 3.5 to 4 लाख जॉब्स गेमिंग इंडस्ट्री क्रिएट करती है। बट ये सिर्फ कोर गेमिंग है, इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे भी गेमिंग का बहुत रोल है। अगर आप देखें यूट्यूब पे गेम स्ट्रीमर्स, इतने लोग हैं जो गेम क्रिएटर्स होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, विजुअल आर्ट, AI, एनिमेशन, ग्राफिक्स, बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है। एक गेम को बनने के लिए बहुत कुछ साथ में जोड़ता है। एंड अगर हम क्यूमुलेटिवली बात करें तो ये मिलियन से ऊपर चला जाता है नंबर। एंड ये तो अभी शुरुआत है। जैसे कि आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस किया कि ये एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है इस सेक्टर में। एंड उन्होंने कहा कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया के लिए गेम्स बनानी चाहिए। तो आई एम वेरी श्योर कि ये सेक्टर यहाँ से बहुत तेज़ बढ़ने वाला है। एंड जो मिलियन जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ वो 3 से 4 मिलियन पहुँच जाएंगी अगले 5 साल में। और आगे बढ़ते हैं और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हम